बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है तालिबान के मुतल्लिक कि 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर किस तरह का रूल किया या उन्होंने किस तरह की जो शरिया लॉज हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए अफ़गानिस्तान के ऊपर 2001 तक, जब तक अक्टूबर 2001 तक, यानी कि जब तक हमला नहीं हुआ था, सितंबर 2001 तक के जब तक 9/11 का वाक़या पेश नहीं था आया, उसके बाद तक जो है वो उन्होंने किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अपनाए हुए थे। तालिबान ने काबुल के ऊपर तकरीबन 25 सितंबर 1996 को जो है उन्होंने कैप्चर किया था काबुल को। जिस तरह इस मरतबा उन्होंने 15 अगस्त 2021 को जिस तरह उन्होंने कैप्चर किया है, सेम लाइक यानी कि यही सूरत हाल जो थी। तकरीबन उनके कैप्चर करने के 2 दिन के अंदर अंदर जब वो पावर के अंदर आ गए थे तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जो पहले यानी कि हेड थे, जिनका नाम था नजीबुल्ला को उन्होंने यानी कि बाकायदा तौर पर उनके सर में गोली मारी और फिर उनको उनकी जो बॉडी है उसको एक क्रेन के साथ जो है वो हैंग कर दिया था। नजीबुल्ला जो है उनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ कंसिडर किया जाता था कि वो इंडिया के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी। और जैसे ही काबुल के ऊपर यानी कि उनका हमला होता है तो ये चीज़ यानी कि नजीबुल्ला का जो कत्ल है ये ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को जो है ये एक शॉकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए होती है। उसके बाद इसका जो इमीडिएट इफ़ेक्ट यानी कि ये पड़ता है नजीबुल्ला के कत्ल के बाद कि इंडिया जो है वो अपनी एम्बेसी को क्लोज़ कर देता है अनटिल 2001 तक। 2001 तक इंडिया के अंदर इंडिया का कोई भी एक एम्बेसडर भी जो है वो तालिबान के अंदर तैनात नहीं किया जाता और इंडिया कोई भी अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो तालिबान के साथ कैरी ऑन नहीं करता है। लेकिन अब चूँकि 2021 का दौर है, तालिबान 2.0 जो है वो आ चुके हैं और अब इंडिया जो है उसकी यही कोशिश है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं बाकी ममालिक जिस तरह रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं वो कैरी ऑन रखना चाहते हैं, तो इंडिया भी चाहता है कि वो भी अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो तालिबान के साथ ज़रूर बनाए, चाहे उसके साथ प्रीवियस रिलेशन जैसा भी रहा हो। लेकिन मुल्कों की तारीख़ के अंदर ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। लिहाजा ये चीज़ें डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट के साथ साथ। लिहाजा इंडिया ने 1996 के अंदर ना तो अपना कोई एम्बेसडर वहाँ पर भेजा, बल्कि उल्टा इसने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अंदर जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसने एक रेजोल्यूशन जो है वो उसको भी सपोर्ट किया और उस रेजोल्यूशन का नंबर था 1076, जिसके अंदर तालिबान को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि तालिबान जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी करते हैं और साथ ही साथ वो वुमेन राइट्स की भी वायलेशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद तालिबान ने जो सबसे पहला आते ही काम किया वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने औरतों का बाहर निकलने के ऊपर या औरतों का फ़ैशन वगैरह करने के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। सबसे पहली झलक जो हमें तालिबान के एटीट्यूड की नज़र आती थी वो औरतों की तरफ उनका बिहेवियर था। जब उन्होंने गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की तो उन्होंने नवंबर 1996 के अंदर ये उन्होंने आर्डर इशू किया कि औरतें जो हैं वो ऊंची एड़ी वाली हील नहीं पहन सकती हैं या ऐसे शूज़ नहीं पहन सकती हैं कि जिनसे किसी भी किस्म की आवाज़ पैदा हो, और अगर उनकी जूतों से कोई आवाज़ पैदा हुई तो इस हवाले से या इसके बदले उनको सज़ा वगैरह जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा वो किसी भी किस्म का मेकअप जो है वो अपने घर से बाहर नहीं कर सकती और साथ ही साथ उनके लिए जो फैशन क्लॉथीज़ हैं वो घर में तो पहन सकती हैं लेकिन आउट ऑफ हाउस जो है वो इन फैशन क्लॉथीज़ को नहीं पहन सकती हैं। इसके अलावा एक और आर्डर जो है वो एड्रेस इसमें ये किया गया था कि ये मतलब औरतें जो है ये अपने घर में ही रहेंगी और अगर किसी सूरत उनको घर से बहुत अहम काम के लिए घर से बाहर निकलना भी पड़े तो उनको अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करना होगा, यानी कि इस्लामिक शरिया लॉस के मुताबिक उनको अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर अप करके अपनी आंखों के ऊपर भी पर्दा डाल के, अपनी बॉडी अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स डाल के, अपने यानी कि ऐसे शूज़ पहन के कि जिसके अंदर उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है उसकी झलक नज़र ना आए, तो इस तरह वो घर से बाहर निकल सकती थी। इसके अलावा जो औरतें यानी कि मरीज़ा थीं उनको इजाज़त थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन डॉक्टर के पास जाएँ, यानी कि अगर कोई भी औरत जो है उसने मेडिसिन वगैरह लेनी है तो वो वुमेन डॉक्टर के पास ही जाएगी। इसके अलावा कोई भी जो ड्राइवर है
वो ऐसी औरत को नहीं बिठाएगा अपनी गाड़ी के अंदर जिसने बुर्का नहीं पहना हुआ होगा। और अगर उस ड्राइवर ने इस तरह किया, यानी कि ऐसी औरत को बिठाया कि जिसने बुर्का नहीं किया हुआ, तो इसमें उस ड्राइवर को भी सज़ा दी जाएगी और उस औरत के शोहर को भी जो है वो सज़ा दी जाएगी कि वो इस तरह से घर से बाहर बुर्का ना पहन कर क्यों निकली है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो औरतें काम करती थी, उनके ऊपर ये बैन किया गया कि वो ड्राइवर के साथ अगली सीट के ऊपर नहीं बैठ सकती हैं। यानी कि अमूमन तौर पर होता है कि जो कमर्शियल वैन्स वगैरह होती हैं उनमें ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती है वो फीमेल्स के लिए वेकेंट करवाई जाती है या होती है, तो अब उसमें जो है वो बैन लगा दिया गया था कि औरतें जो हैं वो ड्राइवर वाली सीट के साथ नहीं बैठ सकती हैं। इसके अलावा अफ़गान वुमेन जो हैं उनको ऐसी गाड़ियों में सफ़र करने की इजाज़त नहीं है कि जिसमें गैर महरम, या मतलब इस्लामी नज़रिए के मुताबिक गैर महरम कहा जाता है, और वैसे फॉरनर्स यानी कि ऐसी गाड़ी जिसमें फॉरनर्स बैठे हुए हों उसमें उन औरतों को सफ़र करने की इजाज़त जो है वो नहीं है। इसके अलावा एंटायर अफ़गान यानी कि जो जनरेशन है बच्चों की, वो इस सदी के अंदर यानी कि 1996 से 2001 तक तकरीबन वो विदाउट एजुकेशन उसने ग्रो किया था, क्योंकि तालिबान जब पहली मरतबा काबुल में एंटर हुए थे तो उनकी जो एक रिलीजियस पुलिस थी, ये रिलीजियस पुलिस बिल्कुल इसी तरह काम करती थी जिस तरह की रिलीजियस पुलिस सऊदी अरेबिया में काम किया करती थी। लेकिन अब चूँकि सऊदी अरेबिया के अंदर एक खूबी ये आ रही है कि वो अपने आप को एक मॉडर्नाइज कंट्रीज़ की तरफ यानी कि बनाना चाह रहा है, और वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाह रहा है कि जो उसको एक रिजिड या मतलब एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री जो है वो कंसिडर करते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं उसको कंडेम तो नहीं करूँगा, यानी कि ठीक है कि कंट्री के लिहाज से उसका ये अच्छा कदम भी हो सकता है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका अच्छा कदम नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद यानी कि जो रिलीजियस पुलिस थी उसकी ये ड्यूटी होती थी कि वो ऐसे लोगों को या ऐसी औरतों को सज़ा वगैरह दे कि जिन्होंने यानी कि जिनकी दाढ़ी जो है वो पूरी नहीं होती थी, या ऐसी औरतें कि जिन्होंने बुर्का वगैरह नहीं पहना हुआ होता था, उनको वो सज़ा देते थे या उनको वो मारते वगैरह भी थे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था दिखाद, उसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया था और उसका नाम रख दिया गया था वैद, WAD, तालिबान इराक़ के अंदर। और उसमें तकरीबन 15,000 से 30,000 जो प्रोफेशनल स्पाइज़ हैं वो उसके अंदर काम किया करते थे। और इसके अलावा इसके साथ साथ 1 लाख लोग ऐसे भी थे कि जो इस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ एसोसिएट थे, और वो इस एजेंसी के साथ यानी कि इस लिहाज से एसोसिएट थे कि वो हुकूमत से तो पैसे लेते थे लेकिन उनको इसके बदले में इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे किया करते थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके अलावा तालिबान ने एक और यानी कि जो चीज़ की वो उन्होंने बैन कर दिया स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मतलब इन्होंने इनिशियली तौर पर तो तमाम स्पोर्ट्स को बैन किया था, लेकिन बाद में कुछ स्पोर्ट्स को जो है वो अलाउ भी कर दिया गया था। और इसमें जो तमाशाई यानी कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको ये कहा गया था कि आप तालियां बजाने की बजाय यानी कि अपने मोरल अपने प्लेयर्स के मोरल को अप करने के लिए आप तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन आप अल्लाह अकबर के नारे वगैरह जो हैं या इस तरह के जो तकबीरात हैं वो आप बुलंद कर सकते हैं। और अगर गेम के दौरान नमाज का टाइम हो जाता है तो इस हवाले से प्लेयर्स जो हैं उनको भी और ऑडियंस जो है उनको भी ग्रुप्स की शक्ल में नमाज जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा तालिबान जो हैं उन्होंने यानी कि एक रिलीजियस आर्डर ये दिया था कि वो मतलब रेडियो चैनल जो है काबुल के अंदर उसके ऊपर वो ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, और इसका नाम उन्होंने रेडियो शरिया यानी कि इसका नाम उन्होंने रख दिया था। तालिबान ने जो है रेडियो शरिया को इस हवाले से यानी कि कन्वे उसके ऊपर मैसेज करने शुरू किए कि वो लोगों के बिहेवियर को या मतलब उनके सोशल बिहेवियर को भी उन्होंने कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की थी। इसके अलावा तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली बैन कर दिया था यानी कि काइट फ्लाइंग को, तालिबान ने काइट फ्लाइंग को भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था। और इसके अलावा यानी कि औरतों की किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन को भी उन्होंने बैन कर दिया था। इसके अलावा यानी कि यहाँ पर यह भी कंसिडर किया जाता था कि जो भी तालिबान की इन पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करता था तो वो क्वेश्चनिंग एक इस्लाम के ऊपर क्वेश्चनिंग के इक्विवेलेंट जो है वो कंसिडर की जाती थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यानी कि स्कूल जो हैं वो उनको भी यानी कि क्लोज़ कर दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफिस जिसने अक्टूबर 1996 के अंदर एक स्टेटमेंट इशू की थी, और उन्होंने कहा था कि जब काबुल के ऊपर तालिबान ने हमला किया था तो उसके तकरीबन 3 महीने के बाद ही तकरीबन काबुल में 63 जो स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके थे, जिसमें तकरीबन 11,200 जो टीचर्स हैं उनको यानी कि निकाला गया, जिसमें
तकरीबन 7,800 जो हैं वो औरतें थी। इसके अलावा यूनेस्को की तरफ से दिसंबर 1998 के अंदर एक और रिपोर्ट इशू भी की गई थी और इसमें कहा गया था कि जब तालिबान ने कंट्रोल किया अफ़गानिस्तान के ऊपर तो उसके चंद महीनों के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक कोलैप्स हो गया था, जिसमें तकरीबन हर 10 में से 9 लड़कियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल थीं और हर 2 में से 3 बच्चे, यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। यानी कि इतना ज़्यादा मोरल जो एजुकेशन का है वो डाउन हो चुका था। इसके अलावा जब सोवियत फोर्सेस यानी कि अफ़गानिस्तान में आई थी तो उस वक़्त से इससे पहले तक जो है, यानी कि उस वक़्त तक यानी कि 1980 तक, 1979 तक जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर एड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो आती रही थी। फिर जब सोवियत यूनियन ने उसके बाद हमला कर दिया तो वर्ल्ड एड जो है वो मतलब वहाँ पर नहीं आ पा रही थी। इसके अलावा जब तालिबान ने उसके ऊपर कैप्चर कर लिया तो वो मुकम्मल तौर पर जो है उस फॉरेन एड को स्टॉप कर दिया गया और अब अगेन 2021 के अंदर जो है तालिबान आ चुके हैं। तो अब ये बात अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या फ़ॉरेन कंट्रीज़ या जो फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एड अब रिज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने एड जो है वो सस्पेंड कर दी है। इसके अलावा एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी यूनिसेफ की तरफ से बच्चों के ऊपर, काबुल के अंदर जो रहते हैं उन बच्चों के ऊपर, जिनके अंदर ये कहा गया था कि तकरीबन 2/3 बच्चे जो हैं, यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे जो हैं उन्होंने अपने सामने किसी न किसी शख्स को मरते हुए ज़रूर देखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि तकरीबन 70% जो चिल्ड्रन हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं उन्होंने या तो अपनी फैमिली का कोई मेम्बर किसी न किसी को खो दिया है या अपने पेरेंट्स को, या उन पेरेंट्स में से किसी एक को उन्होंने अपनी यानी कि लॉस कर दिया है। यानी कि 70% ऐसे बच्चे थे और वो बच्चे जो हैं वो अमूमी तौर पर तन्हाईपन का शिकार रहते थे या मतलब नाइटमेयर्स वगैरह का भी शिकार रहते थे और साइकोलॉजिकली तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस यानी कि बच्चे भी जो हैं वो नज़र आते थे। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट को इस नाम से शाया किया, इन द फाइटिंग लाइन वार एंड चिल्ड्रंस राइट्स, इसके अंदर ये कहा गया था कि तालिबान के जो चीफ्स हैं वो बच्चों को अपने सोल्जर्स के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि तकरीबन 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको अमूमी तौर पर, या ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन जो हैं वो नहीं होते थे, या ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको ज़बरदस्ती जो है वो नौकरियां करवाई जाती थी ताकि वो लड़ें और उनको गन्स वगैरह जो है वो दी जाती थी। इसके अलावा ऐसे बच्चों से मतलब वेपन्स वगैरह जो हैं वो यानी कि भिजवाए जाते थे वहाँ पर जहाँ पर मिलिट्री गार्ड जो हैं या जो मिलिट्री बेसिस हैं जहाँ पर लगी हुई होती थी, या उनकी रखवाली के लिए ऐसे बच्चों को जो है वो रखा जाता था। इसके अलावा जब 1998 के अंदर एक कैंपेन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चली थी और जिसमें बैन कर दिया गया था कि 15 से 18 साल तक से पहले के बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती तौर पर सोल्जर नहीं बनाया जा सकता, तो इस हवाले से तालिबान ने जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया था और क्रिटिसाइज़ भी किया था कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो है वो सोल्जर बनाया जाएगा। इसके अलावा हेरात जो है उसको कंसिडर किया जाता है, हेरात चूँकि सूबा है अफ़गानिस्तान का, और इसको कंसिडर किया जाता था कि ये वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ है। यानी कि हेरात जो है उसको मॉडर्न सिटी का नाम दिया जाता था, जहाँ पर बहुत सारी जो अमीर खातून होती थी या अमीर जो घराने होते थे वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी बोलते थे, इवन कि वो फ्रेंच ज़ुबान जो है वो भी बोल लेते थे या बाकी ज़ुबानें भी जो है वो बोल लेते थे। फिर जब 1992 के अंदर मुजाहिदीन ने वहाँ पर हमला कर दिया तो मुजाहिदीन के हमले से पहले तकरीबन 40% जो हेरात की औरतें थी वो काम किया करती थीं। यानी कि हर औरत जो है वो किसी न किसी लिहाज से या मतलब स्कूल टीचर थी या मतलब मेडिकल शोबे के अंदर थी। तकरीबन 40% जो औरतें थी वो अपने घरों से बाहर काम निकलने के लिए जाया करती थी। लेकिन फिर जब तालिबान ने जो है मतलब कैप्चर कर लिया तो उस वक़्त तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैरी ऑन हो गई और तालिबान के आने से पहले वहाँ पर मूवीज़ वगैरह के देखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, इवन कि शादियों के ऊपर गाने बजाने की भी कोई पाबंदी वगैरह नहीं थी। लेकिन जब तालिबान ने कंट्रोल किया तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पाबंदी तैनात कर दी गई। इसके अलावा एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है 13 जुलाई 1998 को, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि मतलब जो टेलर्स हैं जो मतलब कपड़े वगैरह सीते हैं जिनको हम आम ज़ुबान में दर्जी कहते हैं, उनको इजाज़त नहीं थी कि वो किसी भी औरत का माप जो है वो ले सकें। और उनको ये कहा गया था कि आप औरतों के कपड़े को सिलाई करने के लिए अपनी औरतें जो हैं या अपनी बीवियां जो हैं उनके साइज़ को अपने जहन में रखें और सिर्फ उस तरह के कपड़े आप सीते जाएँ। यानी कि एक ही साइज़ के कपड़े पूरे अफ़गानिस्तान की औरतों को जो है वो पहना दिए जाते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी एज क्या है, उनका साइज़ क्या है, उनका वज़न क्या है, या इस हवाले से बिल्कुल
बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता था। इसके अलावा जितनी भी किस्म की फ़ैशन मैगज़ीन जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा जो भी औरत जो है नेल पॉलिश लगाती थी या उसको बाहर नेल पॉलिश लगाकर निकला हुआ देखा जाता तो उसको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाती, या अगर कोई फ़ोटोग्राफिंग करता उसको सज़ा दी जाती, या कोई ताली वगैरह बजाता उसको सज़ा दी जाती, या कोई किसी भी किस्म के फॉरेनर के साथ अगर कोई टी ऑफ़र करता तो उसको भी इवन सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि 6 महीने यानी कि 6 हफ़्तों के अंदर अंदर तमाम लोग जो हैं वो अपनी दाढ़ियाँ कम से कम एक मुट्ठी के बराबर बढ़ा लें, वरना उनको किसी भी सूरत में मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों को तशवीश भी हो गई, क्योंकि जो काबुल के अंदर जो हज़ारा कम्यूनिटी रहती है वो नेचुरली तौर पर ऐसे लोग हैं कि जिनकी दाढ़ियाँ जो हैं वो इतनी जल्दी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लिहाजा उनके लिए ये हुक्म पर अमल करना एक काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो गया और उनको काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बनाया जाता था कि वो उनकी दाढ़ी जो है वो एक बालिश से ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये उनकी एक नेचुरल चीज़ थी कि उनकी बालिश यानी कि दाढ़ी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा एट द सेम टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर एक जोक यानी कि ये बन गया था कि अगर आपने अफ़गानिस्तान के अंदर जाना है तो आपको वीज़े की बजाय आपको लंबी दाढ़ी की वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत है, तो आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा तालिबान के जो मतलब रिलीजियस पुलिस है वो चौकों के ऊपर या मुख्तलिफ जगह के ऊपर कैंचियाँ लेकर खड़े हुए होते थे, और ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े बाल होते थे या ऐसे लोग जिनके बाल जो हैं वो कंधों से नीचे हुआ करते थे तो उनको बाकायदा तौर पर पब्लिक के अंदर यानी कि लोगों के दरमियान उनके बालों को जो है वो काट दिया जाता था। इसके अलावा एक बुक यानी कि आ कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान, इसके अंदर लिखा गया है कि जो लोग हैं उनको ऑर्डर दिया गया कि वो जो भी शलवार पहनेंगे या जो भी पाजामा पहनेंगे उनकी जो एड़ियाँ हैं वो नीचे से नंगी होंगी, यानी कि उनकी जो शलवारें हैं उनका साइज़ छोटा होगा ताकि उनकी जो हील्स हैं वो नज़र आ सकें। इसके अलावा हर एक के लिए ज़रूरी था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्ट अदा करेगा। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई, स्ट्रांगली उसको अपोज़ किया गया, यानी कि कोई मेल टू मेल या कोई फ़ीमेल टू फ़ीमेल जो है वो किसी किस्म का रिलेशन जो है लीगली तौर पर नहीं बना सकता था। इसके अलावा 1998 के अंदर अप्रैल 1998 में एक वाक़या पेश आता है कि जिसमें 2 सिपाही जो हैं वो इस तरह पकड़े जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तो तालिबान जो है बाकायदा तौर पर उनको मारते भी हैं, उनका मुँह काला करके उनको काबुल के बाज़ारों के अंदर जो है उनको फिराते भी हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए एक इबरत का निशान जो है वो बनाया जा सके। इसके अलावा तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने से पहले अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मूवीज़ देखते थे, टीवी देखते थे, म्यूज़िक वगैरह को सुना करते थे, लेकिन जब तालिबान आए तो उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। इवन के तालिबान के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद हनीफ़ी, उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए यानी कि लोगों को हमें पता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, और उन्होंने कहा था कि इस मकसद के लिए लोग गाना नहीं सुन सकते बल्कि वो पार्कों में जाएं और वहाँ पर फूल वगैरह जो है उनकी खुशबू सूंघें या उनको देखें, क्योंकि तालिबान कहते थे कि जो म्यूज़िक होता है वो दरअसल इंसान के जहन के अंदर एक टेंशन क्रिएट करता है, और इस्लाम के अंदर म्यूज़िक जो है उसकी एजुकेशन के अंदर ये नहीं है कि म्यूज़िक जो है मुसलमान उसको सुने। इसके अलावा तालिबान जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर शादियों के ऊपर किसी भी किस्म की जो सिंगिंग ट्रेडिशन होते हैं उनको बैन कर दिया था। इसके अलावा जो लोग भी शादियों के ऊपर गाने वगैरह गाया करते थे वो या तो पाकिस्तान आ गए या उन्होंने ये वाला शोबा बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा जो भी लोग थे उनको अपने घरों में पेंटिंग लगाने की ज़रूरत यानी कि इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी, यानी कि ना तो कोई घर में कोई पिक्चर लगा सकता है ना कि किसी किस्म की पेंटिंग लगा सकता है। इवन के अफ़गानिस्तान के एक मशहूर फेमस पेंटर थे जिनका नाम था मोहम्मद मशाल, उन्होंने तकरीबन अफ़गानिस्तान की 500 साल पुरानी एक हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई, लेकिन तालिबान ने उनकी आँखों के सामने उनकी पेंटिंग के ऊपर एक वाइट पेंट जो है वो कर दिया था, क्योंकि ये उनके ज़माने में मुकम्मल तौर पर बैन था। इसके अलावा तालिबान का सबसे बड़ा जो एक रेडिकलाइज जिसको कंसिडर किया जाता है, उनका सबसे बड़ा अमल जिसकी वजह से उनको आज भी याद किया जाता है वो है कि जब मार्च 2001 का वक़्त आता है तो तालिबान जो हैं वो 2 बहुत बड़े बड़े जॉइंट स्टैचूज़ होते हैं बुद्धा के, जो कि बहीमिया के अंदर जो हैं वो लोकेट होते हैं, और तालिबान जो हैं वहाँ पर टैंक ले जाकर
एंटी क्राफ्ट गन्स ले जाकर और ऐसी शेल्स वगैरह या कैनन्स वगैरह जो है वहाँ पर ले जाकर उन बुद्धा के स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर इन मामला से डिस्ट्रॉय नहीं होते तो फिर वो वहाँ पर उसके नीचे डायनामाइट जो है वो लगा देते हैं और उसको मुकम्मल तौर पर ड्रिलिंग के ज़रिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके अलावा इस बारे में ये भी कहा जाता है कि तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश की थी कि पूरे 1 महीने तक इन स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो वक्त जो है वो लगाया गया था। उसकी वजह ये थी कि तालिबान के जो लीडर हैं जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने इस बात का हुक्म जारी किया था कि 26 फरवरी 2001 से पहले तक पूरे अफ़गानिस्तान में जितने भी नॉन इस्लामिक स्टैचूज़ हैं या जितने भी मुजस्मे वगैरह हैं पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो भी मुजस्मे काबुल के नेशनल म्यूज़ियम के अंदर रखे गए थे उनका भी यही हाल किया गया था। यहाँ पर हमारे सामने इसकी एग्जांपल है कि इस तरह के जो हैं वो यानी कि वहाँ पर मुजस्मे, बुद्धा के मुजस्मे जो कई सदियाँ पुराने हैं वहाँ पर रखे गए थे और फिर बाद में जब उनको डायनामाइट के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो बिल्कुल एम्प्टी सिचुएशन जो है वो बन गई थी। और यहाँ पर वो हमें सिचुएशन दिखाई जा रही है कि जिसमें इनको बाकायदा तौर पर कैनन्स के ज़रिए और बम ब्लास्ट के ज़रिए जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइज शो करती है कि तालिबान कितने ज़्यादा रेडिकलाइज थे। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है बुद्धास की, मसलन श्रीलंका, चाइना, जापान, लाओस, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड, इन तमाम कंट्रीज़ ने तालिबान के इस अमल को काफ़ी ज़्यादा अपोज़ यानी कि किया, उन्होंने इसकी मुखालफत की। हत्ता कि पाकिस्तान ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस चीज़ को अपोज़ किया और उन्होंने तालिबान से कहा कि आप इन स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय ना करें। लेकिन तालिबान ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने इन स्टैचूज़ को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो तालिबान के नुमाइंदे थे जिनका नाम था सैयद रहमतुल्लाह हाशमी, और इसके अलावा जो तालिबान के नुमाइंदे थे पाकिस्तान के अंदर जिनका नाम था मुल्ला अब्दुल सलीम ज़ैफ़, इन्होंने बाकायदा तौर पर यूरोपियन डिप्लोमेट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया था जिन्होंने काबुल का विज़िट किया था। उसकी वजह ये थी कि यूरोपियन डिप्लोमेट्स जिन्होंने काबुल का विज़िट किया था वो इन बुद्धा स्टैचूज़ को रिस्टोर करना चाहते थे, लेकिन उसी हालत के अंदर या उन्हीं यानी कि दिनों के अंदर काबुल की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि कई लाखों जो अफ़गान शहरी हैं वो भूख प्यास से मर रहे थे और लिहाजा इनको इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया था कि मतलब जो ये यूरोपियन डेलीगेशन है ये तो ऑफ़र कर रहा है कि ये इन बुद्धा स्टैचूज़ को रिस्टोर करेगा, लेकिन ये अफ़गान चिल्ड्रन को किसी भी किस्म की खुराक देने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा बारबरा क्रोस्ट जिसने यानी कि 2001 के अंदर, मार्च 2001 के अंदर टाइमलाइन इशू की थी न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा था कि इफ़ योर चिल्ड्रन आर डाइंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ यू कैन नॉट वरी अबाउट अ पीस ऑफ आर्ट। मतलब अगर आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने भूख से मर रहे हों तो आपको आर्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा जापान ने जो है बाकायदा तौर पर ऑफ़र किया था कि हम इन आइडल्स को ख़रीदना चाहते हैं या हम इन स्टैचूज़ को आपसे ख़रीद लेते हैं और इसके बदले जो हम आपको पैसे देंगे आप उनसे अपने बच्चों की खुराक जो है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन तालिबान ने बाद में इस ऑफ़र को बाकायदा तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा अब हमारी आखिरी जो काम तालिबान ने ये किया था कि मई 2001 के अंदर तालिबान ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदू और सिख हैं वो शलवार कमीज़ और दूसरी जो टर्बन मुसलमान जो पहनते हैं वो ये नहीं पहन सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये अपने माथे के ऊपर एक सुर्ख रंग का तिलक लगाएंगे और इसके अलावा ये ब्लैक हैट भी पहनेंगे ताकि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। इसके अलावा जो हिंदुओं की औरतें हैं उनको ये आर्डर दिया गया था कि वो अपने आप को येलो क्लॉथी से कवर करें और अपनी गर्दन के गिरद एक आयरन का नेकलेस जो है वो यानी कि एक लोहे का नेकलेस जो है वो पहने ताकि उनको पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया था यानी कि इन हिंदुओं और सिखों को कि वो अपने घरों के ऊपर येलो फ्लैग जो है वो लगाएं ताकि उनके घरों को आइडेंटिफाई किया जा सके, दूर से ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। खैर इसके बाद इस प्रोसेस को या इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मकामात के ऊपर जो है वो उठाया था और इसको बाकायदा तौर पर कंडेम भी किया था और इसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है इसको अपोज़ भी किया था कि तालिबान जो है वो किस तरह से हिंदुओं के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इंडिया उस टाइम तो इतना चीखा था लेकिन इस टाइम इसको अपनी चीख याद नहीं आ रही है कि जब अफ़गान रेफ्यूजीज़ को बाहर निकालने का टाइम आया है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सिखों को और हिंदुओं को जो है वो अलाउ कर रहे हैं अपने मुल्क में आने
करने के लिए, और मुसलमानों के लिए किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो इशू नहीं की गई कि मुसलमानों के लिए भी जो है वो मतलब उनको भी आश्रम जो है वो दी जाएगी। तो ये चीज़ भी शो करती है कि डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के अंदर भी पाई जाती है जो कि मुसलमानों के अंदर ज़्यादा पेश की जाती है। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम।